प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, आपको पता होगा कि पिछला लेक्चर हम लोग पढ़े थे, मैथमेटिक्स का था। और इसके प्रॉपर अगर साइंस में देखा जाए तो हम लोग केमिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं और मेटल और नॉन मेटल चल रहा है अपना। आपके मन में एक डाउट होगा, सर क्या हमारा सिलेबस थोड़ा तेज नहीं होगा? बिल्कुल तेज होगा बच्चा जी। अभी आपके फेस्टिवल चल रहे थे, त्यौहार चल रहे थे, फिर भी और हेल्थ इशू कुछ था मेरे बीच में, कुछ और बाकी समस्याएँ कोचिंग को लेकर, ऑफलाइन कोचिंग को लेकर। लेकिन मैं ये आपसे प्रॉमिस कर लेता हूँ कि आपको अब लेक्चर जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। ऐसे देखिए, संस्कृत आपका हम बिल्कुल किनारे पर हैं, बिल्कुल उसको हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। हिंदी आपका ख़त्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं किसी किसी एरिया में हम लोग अपना भीड़ को, अपने उस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इधर का हमारा समय बचेगा। तो पढ़ना क्या रहेगा? साइंस और मैथ। बिल्कुल इसको हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा जी ये जल्दी में पढ़ने वाला विषय नहीं है। हम पढ़ के निकल जाएँ, इसका नोट्स न बने आपके पास, इसको आपको समझ ना आए तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत महंगे पड़ जाते हैं। बाकी विषय आपको परेशान नहीं करेंगे, इसीलिए हम थोड़ा उसको स्पीड में रखे हैं और बिल्कुल चलेगा। एसएसटी भी आपका बहुत जल्दी हो सकता है, नोट्स के रूप में आ जाए लेक्चर, या उसका मैं वन शॉट लेक्चर लेके आ जाऊँ। आने की बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, बिल्कुल बने रहिएगा। चले, ठीक है, शुरू करते हैं बच्चे ये लेक्चर आज का। तो ये लेक्चर नंबर अपना शायद केमिस्ट्री का 6 होगा। तो फिर मैं एक बार नोट्स चेक कर लेते हैं प्यारे जी कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज की टॉपिक बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा आज के टॉपिक थोड़ा सा टॉप डिफिकल्ट भी है। तो अपने हम लोग पढ़ रहे थे मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है बच्ची? धातु का निष्कर्षण हम पढ़ रहे थे उसके एस्को के द्वारा। तो उसमें जो चरण थे हमने उसको किया, और उसकी भी रिएक्टिविटी को बांटा था हमने कि अगर जो लो रिएक्टिविटी है उसका निष्कर्षण अलग तरीके से मेथड से करना है, मीडियम वाले का अलग से, और हाई रिएक्टिव है उनका अलग से। शायद मुझे लेक्चर नंबर 6 यहीं से करना है। तो बच्चे जी इसको बिल्कुल, तो पहले आप परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। आराम से नोट्स पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे, चलेंगे। आपका एक काम बनेगा इसके आगे, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी में जैसे हम बात करते हैं, ये जो चैप्टर पर चल ही रहा है मेटल्स और नॉन मेटल, आप इसको रीड करते हो कि नहीं प्यारे जी? आपको रीड करने चाहिए। आप कहोगे सर अभी तो ये वाला पढ़ाई नहीं हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ, अभी केमिकल प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़े हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये धातु, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नहीं पढ़े, ये वाला हो चुका है अपना पार्ट। ये हम मेटलर्जी पढ़ रहे थे। मेटलर्जी क्या होती है? धातु का निष्कर्षण हम कर रहे थे, जिसमें हमने खनिज यानी मिनरल और ओड्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमने रोस्टिंग और कैंसिलेशन की डिफिनीसन भी अच्छे से समझा था। ये जो इनका जो हम पढ़ना है, थर्माइट रिएक्शन हो गया था अपना आखिरी लेक्चर में। अब देखिए आपके क्या काम होता है कि आप कभी घर पे इसको नोट्स बना ली, एक बार खुद से नोट्स अपन पढ़ने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना है। पहले आपको एनसीईआरटी रीड कर लेते हो प्यारे जी, तो अब मैं ये वादा करता हूँ कि आपको चैप्टर बहुत मस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पूरे उसके जो भी इसके अच्छे अच्छे वर्ड हैं आपको यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं। ठीक, बाकी क्वेश्चन आंसर करा के निकल जाना होता तो ये बाकी लोग कर ही रहे हैं यूट्यूब पर। अब देखें यूट्यूब चैनल पर बाकी खनिज क्या है, क्या है, गैंग क्या है, इसको डिफिनीसन लिखा के निकल जाना बच्चों के लिए, ऐसा हम लोग को नहीं करना बच्चे जी। हम लोग फिर अपना कोरिजन बचेगा, ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। और देखते हैं, चलिए। और पूरा वन शॉट भी लेक्चर आएगा एनसीईआरटी का, जिससे हम लोग सिर्फ उसमें क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। जो बाकी लोग उसके लिए लेक्चर लेते हैं बहुत सारे, हम लोग उसके लिए एक लेक्चर में कंप्लीट करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन बैंक अब बचे, जब पढ़ लेते रहिए क्वेश्चन बैंक, आप लोग जरूर से उसको अभ्यास करें। अब आपके पास टाइम हो चुका है क्वेश्चन बैंक रीड करने का, उसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन बैंक जरूर रीड करेंगे आप। मैं थोड़ा एक पेज ले लूँ, आपको कुछ समझाना हो तो। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पहले शुरू करेंगे। गिव थॉट। थॉट मतलब है कि अपना आप सुझाव दें, हम कि अपना एक विचार बताइए कि क्या आप ऐसा मानते हैं, क्या आप ऐसा भी सोचते हैं क्या कि अगर ऐस का सांद्रण कर लेते हैं हम लोग, उसका कंसंट्रेशन कर लेते हैं, उसमें से अशुद्धि हम लोग हाथ से निकाल लेते हैं, कुछ बिछ लेते हैं, उसको हटा के बाहर कर देते हैं, तो उसके बाद भी कुछ उसमें अशुद्धियाँ, तो उसकी सभी अशुद्धियाँ दूर होती हैं क्या? कोई भी ओर्स है ऐस के, उसको अपने ग्राइंडिंग किया, उसको अपने पीस के पाउडर बनाया, उसमें से कुछ अशुद्धियाँ को भी हाथ से बिनकर निकाल लिया, तो क्या उसके सारे अशुद्धि दूर हो जाते हैं क्या? सोच ले एक बार। और नहीं तो क्यों, कैसे, ये सब की हम बात करते हैं बच्चे जी। जो भी साइंस हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी बातें हमारी चलती रहती हैं। ठीक है, चलो। तो देखिए बच्चे, आपका बिल्कुल आंसर हुआ कि नहीं सर?
सारी अशुद्धियाँ तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सांद्रता से सारी गैंग्स जो होते हैं उसमें अशुद्धियाँ, गैंग्स मतलब अशुद्धि, उसमें जो इम्प्योर जिसमें सब्सटेंस है उसको बोलते हैं हम लोग, नहीं हटती। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो देखिए जब हम धातु ऑक्साइड से धातु में बदलते हैं, जब धातु ऑक्साइड से हम कहते हैं, जब हम धातु ऑक्साइड से धातु में बदलते हैं और इसके दौरान धातु में बदलने के दौरान धातु में बदलने करते हैं, अच्छा रहेगा, बदलने के दौरान बदलने की प्रक्रिया में, इसको बदलने कर लीजिएगा, बदलने की प्रक्रिया में, मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के लिख लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोग को रिवाइज नोट्स मिल रहा है बच्चे जी, तो आपको बिल्कुल अच्छे करना है। बदलने की दौरान, चाहे बदलने के दौरान की, अच्छा सुटेबल, इसके वाक्य भी तो मैच करना चाहिए। देखिए जब हम धातु ऑक्साइड से धातु में बदलने के दौरान प्रक्रिया में हम फ्लक्स मिलाते हैं, क्योंकि इसमें सारी अशुद्धियाँ दूर नहीं। आपसे कोई हम लोग से क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं जब हम उसको संधान कर लेते हैं, कंसंट्रेशन कर लेते हैं, तो नहीं सर। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें हम उस दौरान उसमें कुछ फ्लक्स मिलाते हैं। अब सर फ्लक्स क्या है, आपने कभी चावल देखा है, अपने घर में चावल बनता है, दाल बनता है, तो उसमें देखते हैं फेन आता है, फेन, तो फेन को हम लोग माँ या जो भी दीदी घर में खाना बनाती हैं, तो उसको उसमें का जो कचरा है उसमें निकालती हैं, उसी को हम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं, उसको मिलाना पड़ता है, उसी के रूप में अशुद्धियाँ दूर होती हैं। तो बिल्कुल आपको मैं यहाँ ले चलना चाहूँगा। अभी मैं इसके स्लाइड आपको इसके भी दिखा दूँगा PDF की कैसे होता है, तो बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप टेंशन ना लीजिए, सिर्फ आपको आराम से पढ़ते चलना है। देखिए अगर हम कुछ ऐसा बात करते हैं, ये पापड़ी देख रहे हैं, ये कोई मेटल है, ऊपर पिघला हुआ है, लास्ट में सब मिलाना पड़ता है, ये सब कचरा तो ऊपर आ गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अपने हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे जी घर में अपने, आपके घर में क्या बोला जाता है, जिसे हम लोग फेन बोलते हैं, फेन, जिसे जो चावल दाल बनता है ना उसमें कचरा निकलता है, उसको माँ फिर क्या करती है, कचूल से बाहर निकाल देती है। तो देखिए एक ऐस्क है, इसमें देखिए ना उस पर ये बन गया ऊपर, इसको भी क्या कीजिएगा, यहाँ से निकाल के हटा दीजिएगा, तब इसकी अशुद्धियाँ दूर होती हैं। तो हम पहले बात करते हैं, उसमें कुछ फ्लक्स मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बच्चे जी, फ्लक्स मिलाते हैं। जब हम धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करते हैं, धातु बदलने की प्रक्रिया में हम उसमें फ्लक्स मिलाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अशुद्धियाँ निकलना हमको। उदाहरण के लिए उसमें हम लोग फ्लक्स के रूप में क्या मिलाते हैं, सिलिका मिलाते हैं, सिलिका बोले तो SiO2 मिलाते हैं। देखो ड्यूरिंग यानी स्मेल्टिंग, गलनांक, जब गल रहा है धातु, जब पिघल रहा है, पिघलना है, गलना है, अब उसमें Fe2O3 है, जिसमें और इसमें ऐड किया जाता है CaSO3, इसमें क्या मिला दिया गया, कुछ मिला दिया गया, फ्लक्स मिला दिया। फ्लक्स क्या होता है, तो इससे क्या होगा, देखें आपका ये Fe2O3, इसमें से जो कार्बन है अलग हो जाएगा और CaSO3 फर्दर डिवाइड होगा, फिर ये हीट होगा, और हीट होने के बाद ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। अब फिर क्या होगा इसके आगे बच्चे जी, ये अपना CaO, अब कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। एक मिनट फिर से समझते इस रिएक्शन को, हम कर रहे हैं इसका स्मेल्टिंग। अब अशुद्धियाँ क्या होती हैं, सॉरी ये देखिए फिर से हम करते हैं, जब हम धातु को ऑक्साइड में बदलते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी बोले तो अशुद्धियाँ के रूप में क्या हो सकती है, सिलिका हो सकती है। धातु में क्या है, सिलिका। मान लीजिए अपने पास हम कोई धातु निकाल रहे हैं, उस धातु में क्या है, सिलिका मिला है, जो क्या है, एक फ्लस्क है, सॉरी ये अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटी है, सिलिका है। अब इसको हटाने के लिए हमको फ्लस्क मिलाना पड़ेगा, फ्लस्क डालना पड़ेगा। फ्लस्क बोले तो बच्चे ये फ्लस्क लिखा है फ्लस्क, लिख देगा इसको फिर से, फ्लक्स, ठीक, इंग्लिश लिखा है फ्लक्स। अब फ्लक्स मिलाते हैं इसमें, तो फ्लक्स अशुद्धियाँ क्या हो सकती हैं, धातु में अशुद्धियाँ क्या हो सकती हैं, सिलिका हो सकती हैं। उसको हम निकालना है तो उसमें हम कुछ मिलाएंगे, फ्लक्स मिला देंगे। अशुद्धियाँ निकालना है, फ्लक्स मिलाएंगे। अब फ्लक्स के रूप में क्या हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ बात करें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मिला रहे हैं यहाँ पर, किस में, मेटल में, Fe2O3 में। अब इनको देख क्या होगा, Fe2O3
प्लस इसमें कुछ कार्बन, तो आपको पता ही था इसको। देखो इसको अब तो ये चरण तो चलेगा ही चलेगा। पहला चरण क्या था, हम धातु प्राप्त करते हैं। पहला चरण क्या है याद कीजिए, जल्दी बताइए एक बार हमको, मन में सोचिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे। आप सोच रहे हैं ये कि हम लोग उसे क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं, यानी उसको तोड़ते फोड़ते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं। दूसरा आप क्या करते हैं प्यारे जी? अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आप अच्छे बालक हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम उसका सांद्रण करते हैं, उसमें से कुछ अशुद्धियाँ हाथ से निकाल लेते हैं। तीसरा चरण क्या है, ये तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या था, आप हम लोग कुछ उसमें कुछ मिला रहे थे, अपचायक। कार्बन का एक अपचायक है, हम उसमें कुछ अपचायक पदार्थ मिला रहे थे, रिड्यूसिंग एजेंट मिला रहे थे, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट मिला है, ठीक है सर। प्लस अब सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई है, सिलिका उसमें मौजूद होता है धातु में, तो उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है सर। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, मैं यहाँ जगह कम है तो बच्चे मैं इस रिएक्शन को ऐसे दिखा रहा हूँ। ये CO3 है जो हीट होती है, इस रिएक्शन में क्या है बच्चे, आपको पता था कि इस धातु में क्या है, बहुत सारी ये निकलती हैं, इसको हम स्पेल्टिंग गलाते हैं, तो इसमें ऊष्मा है, हीट है, तो हीट इसको तोड़ेगा, ये टूट जाएंगे फर्दर दो भागों में, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। और आपको पता था इन्हीं से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना था, इतना नोट हो गया। तो ये वजह से रिएक्शन थोड़ा सा और लंबा चलेगा, नीचे जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। अब ये क्या होंगे, दोनों फर्दर रिएक्शन करेंगे। अब ये क्या करेगा, CO, और उसमें अशुद्धियाँ क्या है बच्चा जी, SiO2। आपने पढ़ा कि इम्प्योरिटी होती है, कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, प्लस अशुद्धियाँ होती हैं, उसको हटाना है, SiO2। अब SiO2 इसमें रिएक्शन करेगा दोनों से। SiO2 क्या है बच्ची, अशुद्धि है, मैं लिख दिया हूँ, ये इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी। लिखने क्या इंग्लिश यहाँ पर, हाँ सर लिख दीजिए, इंग्लिश में हमको जानना है, इम्प्योरिटी, RIT, इम्प्योरिटी, प्योर इम्प्योर, इम्प्योरिटी इसमें होती हैं। अब ये क्या करेंगे, दोनों इधर से ये दोनों रिएक्शन करके बना लेंगे CaSiO3। अब ये क्या कहेगा, स्लैग, ये क्या कहलाएगा, स्लैग कहलाएगा। अब स्लैग क्या है, फेन समझिए ना, फेन। अब मैं आपको स्लैग दिखाता हूँ, स्लैग क्या होता है, अब हम आराम से निकाल लेंगे इसको। देखिए ये स्लैग है, स्लैग पॉट। अब इसको हम लोग कोई भी बर्तन से निकाल के, कोई भी कड़छुल से निकाल के, इसके ऊपर का जो पपड़ी है इसको हटा देंगे। और मेरा मेटल देखिए पिघला हुआ नीचे दिख रहा है, लाल लाल, ये देखिए ना मेटल, ये मेटल मिल जाएगा हमको। और इसका पपड़िया जो है उसको हम लोग बाहर कर देंगे। वो सर बहुत अच्छा लगा, हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे जी, हर चीज़ को समझ के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल रटने के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ ये होता है कि बच्चे अपने पास जो नोट्स है, ये हैंड नोट्स है, कुछ PDF दिखाते हैं, डिटेल बुक नहीं है बहुत सारी, तो कोई बात नहीं। आपको कंटेंट से मतलब है, आपके एग्जाम में अच्छे आप मार्क्स आने चाहिए, बिल्कुल आएंगे, आपको डरना नहीं है। चलो सर इसकी पूरा प्रक्रिया समझा दीजिए। अब पूरा प्रक्रिया समझ, देखिए जो भी मीडियम रिएक्टिविटी मेटल आते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्टेप 1 वही क्रशिंग ग्राइंडिंग, शांतता किए। अब उसमें देखें, अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है, अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है या कार्बोनेट फॉर्म में, दो हो सकता है। अगर वो बच्चा ही सल्फाइड फॉर्म में होगा तो उसका हम करेंगे रोस्टिंग, हाँ सर हम पता है। अगर ऑक्साइड फॉर्म में होगा, अगर ऑक्साइड के रूप में होगा तो बिल्कुल धातु ऑक्साइड में उसका हम अपचयन कर देंगे तो कम हो जाएगा। कार्बोनेट होगा, जैसे ऑक्साइड के रूप में क्या था, जैसे हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे आयरन हो गया, कोई ऑक्साइड है में तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चे जी, ऑक्साइड डैश कर, तो उसका हम ऑक्साइड में धातु में बदल देते हैं, बिना कोई ये रोस्टिंग वर्जन नहीं करना पड़ता है वहाँ पर। लेकिन कार्बोनेट के रूप में है, कार्बोनेट डैश के रूप में है, तो निस्तापन करना पड़ेगा, कैल्सिलेशन। आपको याद आ गया सर, हाँ पूरा आ गया सर। अब देखें ऑक्साइड फॉर्म में तो सिर्फ उसका अपचयन, कुछ उसमें कार्बन मिला के, एल्युमिनियम मिला के उसका अपचयन करा देंगे, काम हो गया। अब देखें ऑक्साइड, अब क्या होगा, इससे भी वर्जन करे तो क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। इससे भी करे तो क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड के रूप में था तो कोई बातें नहीं था। तीन चीज़ हो गई, ये तो ऑक्साइड के सल्फाइड के फॉर्म में होगा, कार्बन के फॉर्म में, तो कार्बोनेट से पहले ऑक्साइड बनाना पड़ेगा और सल्फाइड से पहले ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ प्यारे जी कि सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में बदलना क्यों जरूरी है? क्या आप इस बात का आंसर सोच रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके मन में बातें चल रही हैं कि सर हम, क्योंकि सल्फाइड एस्क से मेटल प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है और ऑक्साइड के रूप में से एक्स करना बहुत आसान और सुविधाजनक होता है। यस, बहुत सुंदर, थैंक यू। चलो अब तो ऑक्साइड मिल गया, इससे भी ऑक्साइड बना, इससे ऑक्साइड में था तो कोई बात नहीं। तब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ अपचयन कराते हैं। आपको याद है कुछ उसका अपचयन उसमें कराते हैं? हाँ सर, तो अपचयन के रूप में हम कभी कभी कार्बन का यूज करते थे और कभी कभी एल्युमिनियम का। सर कहीं कहीं पे जैसे मैग्नीज और क्रोमियम था, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वहाँ पर हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि कार्बन उसके लिए सूटेबल नहीं था। इसके भी क्वेश्चन हम इसके भी नोट्स हम पिछले में डिस्कस किए थे, याद आया? हाँ सर। अगर कार्बन मिलाते हैं तो उसमें स्मेल्टिंग करते हैं, और उसमें और कचरा है तो स्मेल्टिंग करेंगे, यानी गलनाएंगे, उसमें कुछ फ्लॉक्स मिला देंगे, तो फ्लॉक्स क्या था, कुछ अशुद्धियाँ थी सिलिका, वो भी निकल गया। अगर एल्युमिनियम का करेंगे तो एल्युमिनियम, इसको इस प्रक्रिया क्या बोला जाता है बच्चे जी,
अच्छा, इसका कार्बन का यूज करके इसको स्मेल्टिंग बोला जाता है, और एल्युमिनियम का उपयोग करने को हम लोग बोलते हैं इसको एल्युमिनियोथर्मी, एल्युमिनियोथर्मी। अब इसके बाद क्या होता है, दोनों प्रक्रिया के बाद हमारे अब धातु मिल गया, इसको हम शुद्धिकरण कर लेते हैं, प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। PURIFICATION, प्यूरिफिकेशन। हिंदी में लिख दीजिएगा शुद्धिकरण। क्या लिख लीजिएगा, शुद्धिकरण। थोड़ा आप छोटे अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। चलो ये तो हो गया, हमने लो वाला का समझ लिया निष्कर्षण। मेटलर्जी चैप्टर अपने चल रहा है। चलो मेटलर्जी यानी धातु का निष्कर्षण हम कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, थी मेटल्स हैं, इनका क्या करना है। तो एक बार थोड़ा मैं ऐसे कर लूँ, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। चलो लिखने से पहले बच्चा जी, लिखने से पहले एक बार बातें समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक। या तो वीडियो पीछे भी कर सकते हो ना, आप वीडियो को दोबारा पीछे भी कर सकते हो, क्योंकि अब समझना जरूरी है बच्चा जी। हो सकता है कुछ में हम कुछ करेक्शन करें, कुछ सुधार करें। चलो अब हम बात करें कि हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उनका धातु का निष्कर्षण कैसे करना है। जैसे अपना हो गया हाई पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये उच्च अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो डिस्कस करें कि उन्हें हाइलाइट्स या ऑक्साइड से कैसे निकल लेता है। सर आपके डाउट्स आए होंगे, सर ये ऑक्साइड तो हम पढ़ते हैं, हाइलाइट्स क्या आ गया। तो मुझे इसी का मतलब हाइड्रोजन फैमिली, इसका ना मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन फैमिली। जैसे कि हाइड्रोजन फैमिली में क्या कहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, जैसे हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। हाइलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है बच्चे, हेलोजन फैमिली है, ठीक है। और इसको हम पीरियोडिक टेबल में इसका डिस्कस करेंगे, हेलोजन फैमिली के बारे में, इसके बारे में, ठीक है। धातु जो भी उसका पीरियोडिक टेबल हम बात डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इस पर बात होगा। चाहे चैप्टर आगे इंतजार करना आपका, सब चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इस चैप्टर को समझ लेते हो तो अगले चैप्टर को बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है सर। सर ऐसा कीजिए ना, डेली 2 लेक्चर दीजिए, साइंस में मिल जाएगा बच्चे। थोड़ा सा मैथ को भी थोड़ा बूस्ट करना है ना, हाँ इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैथ जैसे कंट्रोल हो जाता है तो बच्चे जी बाकी समझिए कि साइंस को तो हम आराम से निपट लेंगे। आपका सेंटर एग्जाम है तो सिर्फ एक काम कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए। मेरे बच्चे पास दो क्वेश्चन बैंक है, या तो किसी के पास ये वाला क्वेश्चन बैंक है, इसके चैप्टर बाई चैप्टर आप सारे विषय को थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लें। थोड़ा आगे भी पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत में, संस्कृत की जरूरत नहीं पड़ेगा, संस्कृत में आप सिर्फ व्याकरण खंड देखें, हिंदी में सिर्फ व्याकरण खंड देखें, और थोड़ा सा वर्णिका पढ़ लें। और बाकी SST आप खुद ज़्यादा एफर्ट लगाएं, और साइंस उसका जितना पढ़ें उसको रिवीजन कीजिए, शुरू से रिवीजन करें। क्योंकि अभी चैप्टर जो सेंटर एग्जाम होगा इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शुरू से पूछा जाएगा। तो आपके इतना भी चैप्टर जितना हम लोग पढ़ें, इतना भी कंट्रोल है ना चैप्टर आपका हाथ मुट्ठी में है, तो बिल्कुल आप जो स्कोर चाहिए कर लेंगे आप। हाँ देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन के नहीं छूटेंगे, थोड़े मोड़े छूटेंगे, 70-80% तो बिल्कुल ला दीजिएगा। जैसे अपना सिलेबस खत्म होगा उसके बाद बिल्कुल आप 100% के लिए रेडी हैं। ओके, तो चलो सर, इनमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हाइलाइट्स या ऑक्साइड्स से कैसे निकाला जाता है। इसमें तो हाइलाइट्स होता है, हाइड्रोजन फैमिली होता है। तो चलो इनको निकालने के लिए हम बच्चे ये करेंगे ऐसा, जिससे मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास एक इसको आप नोट कर लीजिए, अब आप नोट कर लें इसको प्यारे जी। हाँ हो गया। चलो अब बात करते हैं, इससे मेरे पास एक और है सोडियम का। सोडियम का और क्या है बच्चे जी, NaCl। सोडियम का एस क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl हो गया। एल्युमिनियम का एस क्या होता है, बॉक्साइट, ठीक है। ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। हाँ सर, हाई रिएक्टिव उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं। इनका करना क्या होगा, तो इनके हम लोग करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन पहले हम करेंगे बच्चे जी। तो ये सक्रियता श्रेणी में क्या है, ऊपर आते हैं। ये सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर इसी धातु का निष्कर्षण करते हैं बच्चे जी। तो देखो पहले अयस्क की क्षमता के बाद पहले क्या किए, क्रिस्टल ग्राइंडिंग, वही चीज़ तो फुर्रा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम कार्बन जैसे अपचायक या अपचायी एजेंटों का रिड्यूसिंग, इसको इंग्लिश में क्या पढ़े थे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और मध्यम धातु ऑक्साइड का अपचयन करते हैं, और मीडियम है तो उसका अपचयन कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये समझिए क्वेश्चन ही है। ये सक्रिय श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातु का निष्कर्षण अयस्क की क्षमता के बाद क्या हम उसमें कार्बन जैसे अपचायक को हम लोग कम करने से माध्यमों का धातु का इस्तेमाल, इसमें कार्बन मिला के उसको हम लोग हटा सकते हैं। जिससे मतलब हमको अपने एक रिलेटिविटी याद की होगी, कान्हा, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु, हाय, क्यों, हजूर, आज, आओ, और प्लेटिनियम। और अब ये तो अब ऊपर इनको निकालना है बच्चे जी। तो क्या इसमें हम कार्बन मिलाएंगे, नहीं सर, कार्बन से कम हो सकता है क्या,
इसमें कार्बन से रिड्यूसिंग मिला के इसको हम लोग धातु को प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आपका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, नो वे। निछामी करण निछामी, नहीं नहीं करण। आपने संस्कृत का लेक्चर देखा हो तो मालूम चला होगा। नहीं सर, क्यों नहीं सर? क्योंकि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मैं थोड़ा इनका इंग्लिश में बोलता हूँ बीच में, थोड़ा इंग्लिश आप सुनिएगा, क्योंकि आपका क्लास अभी जो आगे 11th में जाने वाले हो तो आपको इंग्लिश मीडियम होकर बहुत सूटेबल होगा क्लास, उसके आगे तो बिल्कुल हिंदी में आप नहीं पढ़ सकते हो। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड या हाइलाइट काफ़ी स्टेबल होता है। इतना स्टेबल होता है कि उसको तोड़ना, उसको आसानी से वहाँ से हटा लेना, तोड़ लेना, ये कार्बन के लिए, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए नहीं हो सकता है, उसके द्वारा अपचयित नहीं हो सकता है। उनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के प्रति अधिक एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब इतनी मजबूती से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बंद करते हैं कि ऑक्सीजन उनसे टूटेगा नहीं कार्बन से। जैसे सोडियम पकड़ लिया ऑक्सीजन को, वो नहीं टूटेगा, तुरंत आगे पकड़ लेता है उसमें, तो ये कार्बन ये वहाँ जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या अपना बच्चे, इसके आगे इसको आप नोट कर लेंगे, नोट्स बन जाएगा आपका। हाँ, क्योंकि आप बताइएगा कि हाइड्रोजन फैमिलीज जो होते हैं, जो ऑक्सीजन में होते हैं, जो हाइड्रोजन के प्रति क्या है, अधिक एफिनिटी उनकी होती है, अत्यधिक उनके पास बंधुता होती है, दोस्ती इतनी और सजाती है, इतना खतरनाक, ये आकर्षण कहिए, ये आकर्षण के 3 वर्ड यूज किया हूँ, बंधुता, सजाती है, या आकर्षण। एफिनिटी इंग्लिश में बोलते हैं, एफिनिटी। अभिक्रियाशील जो कहते हैं जो रिएक्टिव, जो अभिक्रियाशील के ऊपर धातु हैं जैसे सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को अपचयन धातु करके हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन धातुओं की बंधुता, वही फिर बात हुई इसलिए हूँ, अन्य रिड्यूसिंग एजेंट की तुलना में अधिक होती है। जब कार्बन आप मिलाने जाओगे तो कार्बन से ही इसके रिएक्टिविटी सोडियम की ज़्यादा होती है, पोटेशियम की अधिक होती है, मैग्नीशियम की अधिक होती है, एल्युमिनियम की अधिक होती है, तो कार्बन जी इसका ऑक्सीजन को तोड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए पूरा एकदम डिटेल में नोट्स लिख दिया गया है, आपको पढ़ने मात्र से ही क्लियर हो जाएंगी बातें। सर इसको याद करना है? नहीं नहीं नहीं, इसको बिल्कुल याद नहीं करना प्यारे जी, इसको सिर्फ समझ लेना है, याद नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर जब कराएंगे तो समझिएगा। अभी कैसे आप टॉपिक समझ रहे हैं, टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगा। ये रटने की चीज़ नहीं है। तो सर क्या जब इनसे नहीं हो रहा है तो क्या करें अब सर? तो इन धातुओं को यहाँ पर करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी विद्युत अपघटनी परिष्करण करेंगे या विद्युत अपघटनी अपचयन करेंगे हम। यहाँ सिर्फ अपचयन से काम नहीं होगा। तो सर ये क्या है, विद्युत अपघटन अपचयन क्या है? तो देखिए प्यारे जी, कहते हैं कि यह एक प्रकार का विद्युत अपघटन है, यानी एक प्रकार का ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। और मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे दिखाया था बच्चे जी, आपको याद है क्या? मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो होगा जो जहाँ पर मैंने आपको 2 पेंसिल डालकर पानी में उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ा था 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा, याद आया क्या? हाँ सर याद आया। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था ये, वहाँ बिल्कुल हाइड्रोजन के बुलबुले अलग दिख रहे थे, ऑक्सीजन के अलग। हाँ सर, इस विधि के द्वारा नहीं हम कुछ बिजली का इस्तेमाल करेंगे, यानी करंट देंगे, करंट से काम चल जाएगा धातुओं का ऑक्साइड क्लोराइड को। अच्छा सर, क्या ये इसी यही तरीका है सिर्फ ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया है? नहीं सर, और प्रक्रिया होती हैं, लेकिन क्लास 12th में पढ़ना है। और प्रक्रियाएँ हैं, उसको आप क्लास 12th में जाके पढ़ोगे या 11th में, 11th और 12th में जाके पढ़ोगे। अभी अपने 10th तक इतना ही कर लें, बहुत है हमारे लिए। करेंगे धातु ऑक्साइड और क्लोराइड को फ्यूज गलित उसको हम लोग मोल्टन स्टेट बोलते हैं, यानी गलित अवस्था में विद्युत के रूप में रिड्यूस्ड किया जाता है। उसमें हम बिजली दौड़ाएंगे और क्या होगा बच्चे जी, कैथोड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और कैथोड पर नेगेटिव रिड्यूस किया जाता है, और कैथोड यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है पर धातुएं निक्षेपित होती हैं। जो भी इलेक्ट्रोड नेगेटिव वाला होगा धातु जाकर वहीं पर निक्षेपित हो जाएगी। हो गया सर, लिख लिया आपने? हाँ सर। सर लिखना जरूरी है नोट्स? हाँ बिल्कुल जरूरी है सर। याद करना जरूरी नहीं, याद करें या ना करें वो तो अलग चीज़ है, पहले आपको नोट्स बनाना है। निक्षेपित हो जाती हैं, तथा एनोड जो पॉजिटिव होता है उस पर और आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, यानी जो प्लस पर क्लोरीन चला जाएगा और निगेटिव पर धातु चले जाएंगे। अब आइए इसको हम आपको आपके एनसीईआरटी में देखें, धातु को परिष्करण पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये दिया गया, यहाँ पर टॉपिक सब चीज़ें आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पर जैसे आपको सोडियम क्लोराइड को करना है, तो देखिए आपके पहले तो सर एक छोटा सा डायग्राम है, इसको समझना है। तो पहले डायग्राम समझ लीजिएगा, फिर इसको आप तो नोट्स बना ही लेंगे। देखिए आपने क्या किया, एक लिया बीकर, इसमें दो अपने इसमें इलेक्ट्रोड डाला, जो क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जो निष्क्रिय हैं, ठीक है, जो रिएक्शन नहीं करते, ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अपने इसमें बैटरी लगा दी सर, ये दोनों देखिए इसमें ये जो अपने रॉड डाला है इसमें, ये रॉड कुछ नहीं करेंगे, इनका कुछ नहीं करना है।
ये रॉड क्या करेंगे, जो इसमें बैटरी हम जो इलेक्ट्रॉन जो धारा प्रवाहित करेंगे, ये सारा काम धारा करेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे जी। अगर आपको ये डायग्राम सुंदर देखना है तो ये आप यहाँ से नोट कर लें। अब देख लें, यहाँ से डायग्राम बना लीजिए अगर आपको बनाना है तो। अच्छा दिख रहा है, सुनील सर का है, बन गया। हाँ सर, चले आपने डायग्राम बना लिया। अब देखिए क्या है इसमें, क्या है आप, ये क्या है, ये घोल क्या है, ये जिसमें अपने इसमें डाला है, आपने डाला है NaCl। सर कैसा NaCl डाला है, कैसा NaCl डाला है? तो कुछ बच्चे कहेंगे पानी में NaCl जो घुला है पानी में। नहीं नहीं बच्चे जी, मोल्टेन अवस्था में, पहले तो गलित अवस्था में लाना पड़ेगा इसको। और आप ये कर दिए होंगे, सोचेंगे होंगे कि आप इसको हम पानी में डाल कर आइकोस में है, तो आइकोस नहीं है ये। आइकोस हुआ तो काम, ये फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ये है मोल्टेन अवस्था में, गलित अवस्था में। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ का लोहा है, तो लोहा को हम लोग क्या करते हैं, हीट से गला देते हैं, निकल जाता है, पिघल जाता है, पिघला देते हैं। इसको पिघला अवस्था समझे ना, मोल्टेन अवस्था को समझिए, गलित अवस्था, ये इसको ऐसे समझिए ना, पिघला हुआ अवस्था, पिघला अवस्था। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, अब इसको डाला गया इसमें, और इसमें क्या है बच्चा जी, अपने इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित किया, तो ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आपको पता है कि पॉजिटिव पे कौन आएगा बच्चा जी, इलेक्ट्रॉन आता है बार बार, आपने पढ़ा था फिजिक्स में, ऐसे इलेक्ट्रॉन आता है फिर पॉजिटिव बार बार, इसीलिए बैटरी खर्च हो रही थी आपकी, फिजिक्स से याद रहे। और बीच में मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया कि ये है कि एक धारा, वो बीच में इसका बैरियर है, कॉपर वाला बाद में पढ़ेंगे हम, पहले इसको कर लें। चले अब देखिए क्या होगा, सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, ये तो क्या है बच्चे जी, नेगेटिव है। तो आपको पता है कि धातु पर प्लस चार्ज होता है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ने ये लूज किया है। सोडियम क्या करता है बच्चे जी, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लूज किया है, देखो यहाँ पर, तो सोडियम लूज किया है तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो बिल्कुल ये नेगेटिव टर्म पर जाएगा, तो ये नेगेटिव पे चला जाता है। और क्लोरीन पर क्या है बच्चे जी, ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पर प्लस वाले पर चला जाएगा, जो हाउस बैटरी प्लस जुटी है। और ऐसे ऐसे सारे क्या होंगे, सारे इसमें के जो मोल्टन अवस्था में जो भी इसमें का क्लोरीन था, क्लोरीन अलग हो, इस पर सब चल जाएगा, सारा क्लोरीन इसमें चले जाएंगे एनोड पर सारे क्लोरीन, और कैथोड पर चलेंगे सारे सोडियम, यानी यहाँ से हम सोडियम को अलग कर लेंगे। यहाँ पर बची और कोई तरीका नहीं है दूसरा। अब इसको चलो मैं नोट समझाता हूँ, नोट्स में क्या क्या लिखी गई हैं। आपको ये डायग्राम तो दिखाई दिया था, वहाँ से बना सकते हैं आप। कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड पर हो रहा है बच्चा जी, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैसे सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, तो लॉस नहीं हो रहा है, एक मिनट। चल ठीक है, जो कैथोड होता है बच्ची, कैथोड पर क्या होता है बच्ची, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड क्या करता है बच्ची जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, लिया है, तो इस पर क्या है, तो ये कैथोड पर होता है रिडक्शन। ये थोड़ा याद रखेंगे आप, याद रहेगा। कैथोड पर कैसी अभिक्रिया होती है, रिडक्शन अभिक्रिया होती है। रिडक्शन बोले तो आपको पढ़ा दिया गया है, अपचयन अभिक्रिया होती है। और एनोड पर क्या होता है बच्चे जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी वहाँ पर उपचयन अभिक्रिया होती है। अब देखिए सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन को गेन दिया तो क्या बनेगा, सिर्फ सोडियम बन गया। क्या बन गया, सोडियम, शुद्ध सोडियम मिल गया, शुद्ध मेटल मिल गया सोडियम का। और क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन, दो क्लोरीन, सोडियम, यहाँ पर क्लोरीन क्या बचे, Cl2 गैस के रूप में निकल रहे हैं, तो Cl2 हो गया, तो दो क्लोरीन यहाँ पर गए हैं, तो Cl2, और ये दो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, चलो अब देखिए दो क्लोरीन पर दो नेगेटिव चार्ज है, तो बार बार इधर आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा। ठीक है, और सोडियम पर बचे तो ये तो बिल्कुल इसको नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव बढ़ रहेगा, तो ये इसको यहाँ पर सारे चल जाएंगे सोडियम। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, जब भी हम सोडियम क्लोराइड को अलग करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, वो तो धातु का निष्कर्ष तोड़ना फर्क करेंगे, इसको गलित अवस्था में लाएंगे, फिर इसको एक ट्यूब में रहती है, एक टैब में लाएंगे, जिसमें क्या होगा, दो कैथोड, दो इलेक्ट्रोड इसमें डाले होंगे, एक होगा कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और एनोड होगा, इसमें हम डालेंगे, इसमें हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे जिसमें बिजली प्रवाहित होगी। तो जितने इसके पॉजिटिव टर्म क्या होंगे बच्चे, ये सारे जो इसके जिसको धन ये धन है, ये ऋण है, इस पर सारे क्या होंगे बच्चे, क्लोरीन गैस आएंगे इसमें से निकल कर, क्योंकि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है और लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज प्लस वाला आकर्षण करेगा, और पॉजिटिव होगा तो इसको ये माइनस वाला आकर्षण करेगा, क्योंकि अपने पढ़ा है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव वाले खींच लेगा। इस तरह सोडियम अलग, क्योंकि सोडियम कैटायन होता है, ये रिनायन होता है, तो एनोड पर चला जाएगा। क्या बात है, ऐसे याद रहेगा आपको, क्या ये आपको डायग्राम याद रहेंगे कि आप इसको परीक्षा में 5 पूछे तो इसको पूरी बातें समझा पाएंगे। ऐसे ही फ्लो चार्ट में लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे जी।
हाँ सर मिल जाएंगे। चलो अब आपसे फिर से एक थॉट पूछा जा रहा है विचार कि यदि हम जलीय, ये तो गलित अवस्था में सोडियम था तो अपने ऐसा किया, क्या हम उसको पानी में सोडियम जलीय विलयन में होता तो क्या उसमें हम लोग विद्युत विभेदन से अपचयन कर सकते हैं? क्या वही उत्पाद प्राप्त होगा जो यहाँ प्राप्त हुआ था सोडियम? तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया ही बदल जाएगी, क्योंकि सोडियम धातु प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भाई NaCl जो होगा एक्वस जलीय फॉर्म में होगा तो क्या बना लेगा? वो बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोरीन या हाइड्रोजन, ऐसा कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। यदि NaCl मोल्टेन अवस्था में तो भैया सोडियम और क्लोराइड अलग होता है, सोडियम अलग हो जाएंगे एंड क्लोरीन। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि अब जो पानी होगा उसमें होगा तो पानी होगा तो जल होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन तो भाई कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, क्लोरीन गैस निकालेगा अलग, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा और हाइड्रोजन भी निकल जाएगा टूट के। इसीलिए मोल्टेन अवस्था हमारा जरूरत है। अब उसको पिघलाएंगे कैसे बच्चे? तो मोल्टेन अवस्था में लाने के लिए उसको हम लोग हाई टेम्परेचर पर सोडियम गर्म कहता है। तो कुछ आपको गलनांक NCERT में दी गई थी, मैं बोला था इसको याद रखिएगा। कुछ धातु गलनांक यहाँ दिए गए थे, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका गलनांक दिया था 1074 केल्विन, ये केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में अलग हुआ। लिथियम क्लोराइड था, कैल्शियम क्लोराइड, सब केल्विन में दिया है। तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए आप लोग 273 माइनस 273 प्लस वाला खेल चुके हैं 9th क्लास में। ओके, अब देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड को भाई विद्युत अपघटन की तरफ कर। अब दूसरा टॉपिक है क्या, हमने सोडियम क्लोराइड कर लिया, अब दूसरा मेटल ले रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका बॉक्साइड क्या होता है, अयस्क होता है। पहले तोड़ना पीसना क्रशिंग, और इसके दूसरा स्टेप क्या करना है, सांद्रता। ये तो 2 स्टेप भाई आप मोहर मार के चलें। तीसरा बच्चा जी यहाँ पर हम कार्बन नंबर नहीं मिलाएंगे, क्योंकि कार्बन से अधिक तो यही होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्यूब बनाएंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम में बच्चे क्या होता है Al2O3, एल्युमिनियम बच्चे यहाँ पर 3 चार्ज होता है, एल्युमिनियम पर अपने क्या 3 चार्ज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन पर 2, और ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव है तो कहाँ जाएगा, कैथोड एनोड पर चला जाएगा, और कैथोड पर कौन चलेगा, एल्युमिनियम चले जाएंगे। ठीक, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम भी कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं यहाँ पर उसका, जिससे हमें क्या प्राप्त हो, मेटल प्राप्त हो जाता है। इस डायग्राम को बना लीजिएगा, वही प्रक्रिया जो पढ़ के वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, कैथोड ऋणात्मक क्यों होती है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया हुआ आता है। और एनोड पर बच्चे जी, एनोड पर धनात्मक क्यों होता है, क्योंकि क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, इस अब ये इस धनात्मक है तो यहाँ पर ऋण अवस्था जाएंगे, ये एल्युमिनियम अलग और ऑक्साइड अलग। ठीक है, अच्छा बच्चे Al2O3 को एल्यूमिना भी बोलता है, एल्यूमिना। ठीक है, इस सेम प्रक्रिया जो अभी पढ़ा आप वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया था। अब हम बात करेंगे बच्चे धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण जो आपके NCERT का ये टॉपिक था, इसको हम आज करने जा रहे हैं। अब इसको जब घरे पढ़िएगा ना आपको मजा आ जाएगा, ये सब तो हो चुका है, आपका ये टॉपिक शुरू हो जाएगा, धातुओं का परिष्करण। चलो, धातु का परिष्करण मतलब जी देखिए, निष्कर्षण के बाद जब धातु का निष्कर्षण हो गया, उसके बाद धातु का भी कुछ अशुद्धियाँ उनमें हटा दिया जाता है। धातुओं में अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे प्रचलित विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अशुद्धियाँ रखते तो इसके बाद हट जाता है। प्योर, आपको वहाँ पढ़ा भी था कि प्योर मेटल प्राप्त नहीं होते हैं भाई संदर्भ से, तो ये प्रक्रिया है जो उसमें कुछ जो अशुद्धियाँ उसको भी दूर कर देगा। अभी विद्युत अपघटनी परिष्करण का है, जिससे आपने बात किया था सोडियम से धातु परिष्करण के द्वारा अलग किया था। इस प्रोसेस में अशुद्ध इम्प्योर धातु एनोड पर तथा शुद्ध धातु जो पतली परत के कैथोड पर बनाया जाता है। और धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन अपद्रव्य के रूप में होता है। इसको अब देखिए डायग्राम में थोड़ा नोट से लिख लीजिए, हो गया। कहता कि जब उसमें जो उसके लवण जो होते हैं जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती हैं, कैथोड पर चली जाती हैं, और विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं, तथा अविलय अशुद्धियाँ जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, जो ऐसी अशुद्धियाँ जो घुलने वाली नहीं है, वो एनोड पर पतली निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम लोग एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, चलो, तो एनोड पंख पूछे तो भी इसके डिफिनेशन अभ्यास कर सकते हैं। अब ये तो प्रक्रिया, अपने तो धातु का परिष्करण किसे कहते हैं अपने समझ लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना होगा इसके आगे, अब आपको हम फ्लो चार्ट समझा दें। तांबा का, जैसे तांबा का हम करेंगे विद्युत अपघटनी परिष्करण तांबा का, तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा ये दिखा दूंगा, आपको डायग्राम में अच्छा समय दिखता होगा,
तो आप यहाँ से कर लीजिएगा डायग्राम को। देखिए पहले आपको मैं यहाँ समझाता हूँ, पहले से आपको मैं यहाँ समझाता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, देखिए इसे आपको बैटरी जोड़ दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो बिल्कुल आपको ये पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं तो प्लस के पास आते हैं, और फिर इससे फिर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इससे क्या धातु है, बिजली बैटरी भी खर्च हो रही थी। तो इसमें क्या होता है, आपने एक अशुद्ध, एक इसमें एनोड मिला दिया और एक में कैथोड। तो जितना अशुद्ध कपर है, ये मान लीजिए दो, एक तो ये यहाँ कैथोड डाला गया है, ठीक है, और एक यहाँ पर ये प्योर कपर है और ये इम्प्योर कपर है, ठीक है सर। अब इसमें आप क्या करेंगे बच्चे, बिजली प्रोवाइड करेंगे तो इसमें कपर के जो आयन होंगे, और इसमें क्या है, कपर सल्फेट के विलयन है, ठीक है। तो कपर +2 चार्ज और सल्फेट +2 चार्ज, दोनों पर दो होते हैं। तो कपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। अब इसके क्या होगा बच्चे, जितने इम्प्योर, ये मान लीजिए कि इसको हमको इसमें से शुद्ध तांबा प्राप्त करना है, इम्प्योर तांबा है, तो इसमें क्या होगा, जब इसके सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये इसका टूटेगा, इसके आयन टूटेंगे, कपर अलग सल्फेट अलग, सल्फेट टूटेंगे। अब सल्फर टूटेगा तो बच्चे क्या होगा, कपर के जो +2 चार्ज है, +2 चार्ज हैं इसके, जो धीरे धीरे इसमें से निकल के इधर आएंगे, क्योंकि इसमें बिजली के द्वारा अब तोड़ना है इसको, ठीक है। और तुरने के बाद ये कपर धीरे धीरे क्या होगा, पतला होता चल जाएगा, ये पतला होगा। और कपर पे क्या होता है, 2 चार्ज होता है, प्लस के चार्ज होते हैं। तो प्लस के चार्ज होने का मतलब ये क्या, नेगेटिव है, तो धीरे धीरे कपर इधर आएंगे, इस पर सटेंगे, इस पर तांबा का सटना शुरू हो जाएगा। ये अब धीरे धीरे ये परत मोटा होता चल जाएगा और ये गल जाएगा, गलते गलते तो पूरा जो शुद्ध यहाँ पर बचेगा, और इसमें जितना शुद्ध तांबा है इसमें आकर चिपक ये मोटा हो जाएगा। अब बाद में इसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम बना लिया आपने, हाँ डायग्राम यहीं से था। अब चलो डायग्राम यहाँ बना गया, तो देखें ध्यान से। अब यहाँ पर मैं आपको समझा के रहा हूँ कि विद्युत अपघटनी टैंक होता है जिसमें अम्लीकृत CuSO4 का विलयन होता है। हाँ सर, ओहो नहीं दिख रहा है, चलो स्टेप 1, एक विद्युत अपघटनी टैंक होती है इसमें, जिसमें अम्लीकृत CuSO4 का विलयन होता है, इसमें विलयन है CuSO4 का, ठीक है सर। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन अपर है, रिडक्शन से क्या होगा, कपर 2 जो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो कपर बनेंगे, ठीक है सर। और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या होता है कि एनोड धीरे धीरे पतला होता चल जाएगा, तो एनोड पतला होता चल जाएगा, ये धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाएगा। आपको मैं उसमें तो डायग्राम में दिखाया था, ये धीरे धीरे पतला हो जाएंगे, इसमें कपर टूट के इसमें का मोटा होगा। और कैथोड धीरे धीरे क्या होगा, थिकर होगा, मोटा होता चल जाएगा। क्यों सर, अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ये इसकी प्रक्रिया समझाऊँ। कैटायन फ्रॉम सॉल्यूशन मूव, कैटायन जो होते हैं आयन में क्या, कैटायन जो होते हैं बच्चे विलयन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, इधर तो मूव करते हैं। तो मूव करेंगे तो बच्चे प्लस चार्ज है तो इस पर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। कैथोड क्या है बच्चे, नेगेटिव है, तो कैथोड पर आएंगे ही आएंगे। और कैथोड पर क्यों आएंगे, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसमें। देखो कैथोड पर क्या है, आएंगे उस पर कपर, और कॉपर फ्रॉम लॉस इलेक्ट्रॉन, और कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस भी करते हैं, इसलिए मूव सॉल्यूशन। और इसीलिए धातु में इसमें विलयन में क्या मूव करेंगे, और मूव करते करते इसमें आकर सट जाएंगे, क्योंकि पर नेगेटिव चार्ज इनको बुला रहा है, ठीक है सर। हाँ सर, बहुत अच्छा, इसको 2-3 बार और रिवाइज कीजिएगा, टॉपिक इतना आसान नहीं है। और इसके आगे क्या है, और कुछ है क्या इसमें, अब टेंशन मत लेना चाहिए, जब इसके क्वेश्चन से करेंगे ना वहाँ पर एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, ये आप समझ रहे हो, आप आगे क्लास के लिए सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, कि इसको लेक्चर 8 में कर रहे हैं। एक क्वेश्चन कर लीजिए, गलने के दौरान यानी कोई धातु पिघलती है, उसके दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों के साथ मिलकर फ्यूजिबल उत्पाद बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसको इसलिए कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉमेना बोलते हैं ना वो। तो बच्चे हम अगले लेक्चर में कोरोजन पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही, छोटा सा ही लेक्चर था आपके लिए, और कोरोजन पढ़ाएंगे। तो उसके बाद अगले लेक्चर में आपके चैप्टर को हम ये कर लेंगे, 2 लेक्चर और आ जाएंगे इसमें। अगले लेक्चर में आपके चैप्टर जो है उसको हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो भी इसके प्रश्न अभ्यास होंगे उसको मैं करा दूंगा। तो यानी 2 लेक्चर आएंगे तो ये आपका मेटल नॉनमेटल खत्म हो जाएगा। तो मान के चलिए कि हम 2-3 दिन के अंदर में इसको खत्म करा दें चैप्टर को, ठीक है। और देख रहे हैं बायोलॉजी भी शुरू किया जाए अब, ठीक है, या फिजिक्स शुरू करते हैं अब, फिजिक्स को भी जरूर। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कोरोजन। ये लेक्चर नंबर अपना 7वां होगा यहाँ से, नहीं 7वां ही था ना, लेक्चर नंबर 8 होगा यहाँ से। तो लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके लिए मैं आपको यहाँ बोलता हूँ धन्यवाद। अब देखो आपको करना क्या है सर, आपके लिए होमवर्क क्या होगा, आपके होमवर्क क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन में पलटेंगे अब,
चैप्टर पढ़नी है, एनसीईआरटी रीड किया, अपने क्वेश्चन पढ़ना है। और सिर्फ केमिस्ट्री को ही समय नहीं देना है, आपके पास बहुत सारे सिलेबस हैं बच्चे जी, आपके पास हिंदी है, संस्कृत है, मैथ्स है, ठीक है ना, सब पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इसी एक चीज़ को हम पढ़ते रह गए, बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो ये तो मैं उसको फिजिकल प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन करा दिया था। इधर हो गए थे। ये उभयधर्मी लोहा ऑक्सीजन का संयोग करके क्या बनाता है, कि सब केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। धातु के निष्कर्षण से भी कुछ ऑब्जेक्टिव में ट्राई कर सकते हैं आप। जस्ता किसका है इसके भाई, ये तो बच्चे जी सब लोग पढ़ लिया है तो लोग। बॉक्साइट की धातु का महत्वपूर्ण है इसके, तो एल्युमिनियम का। पारा किसका है इसके, तो नेबर का। जिंक ब्लेंड किस धातु का है इसका, जिंक ब्लेंड तो भाई ये होता है अपना जस्ता का होता है। क्यूपर प्लेट कपर का, ये तो करा दिए हम लगता है। अब देखिए आप क्या पूछे, बॉक्साइट किस धातु का इसका होता है, ये लिखने पहले आता था, अभी तो ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है, एल्युमिनियम का होता है। जस्ता के 2 इसको नाम और सूत्र लिखें आप, बिल्कुल ये दोहरे क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल डील करें। हो सकता है आपको एनसीईआरटी में न दिया गया, लेकिन यहाँ से खनिज और रस के मंत्र बताएं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया को अवरोही क्रम में सजाएं। ये कुछ धातु दी गई हैं, जस्ता, ये और लेटेस्ट शब्द और भी इसमें पूछा गया, जस्ता दिया है तो कान्हा कार्बन हाइड्रोजन फैराइड इसको सजा दीजिए। तो पहले क्या हो जाएगा, कान्हा 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 कार मांगे, अल्टो नहीं है, जैन जैन है, फरारी, ऐसे सजा देना इसको। सक्रियता श्रेणी के मध्य में से धातुओं का नाम लिखिए, जो बीच में कौन कौन है तो उसका नाम लिख दीजिए। निस्तापन क्या है, निस्तापन के समय होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लेकर है, तो निस्तापन क्या समझा दीजिएगा। कोई भी एक रिएक्शन, जो भी इतने सारे कराएगा, कोई भी एक रिएक्शन दिखा दीजिए, काम हो जाएगा। देखो ये बच्चा ही पूछता है लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके से कैसे किया जाता है। यदि 5 नंबर का मिलेगा तो बिल्कुल अभी आपको दिखाया था एल्युमिनियम का निष्कर्षण, तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने चैप्टर जो पढ़ा आपने बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो हमने एल्युमिनियम का निष्कर्षण यहाँ पढ़ा था, थोड़ा देर पहले पढ़ा था, आपको मैं दिखा दूँ डायग्राम। एल्युमिनियम, चलो एल्युमिनियम का आज ही हमने पढ़ा था, उसको देख लीजिएगा आप। ऐसे ऐसे प्रश्न अब देखें, पूछ रहा कि परिभाषा दीजिए, खनिज किसे कहते हैं, ऐसे किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, सब पढ़ा दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। इसमें से ये करा दिए हम, ये अशुद्धियों ऐसे में प्रसिद्ध अशुद्धियों को गैंग कहता है, ठीक है। जस्ता है निष्कर्ष, ये सब सारे क्वेश्चन करा देंगे दोबारा डिवीजन। संचारण टॉपिक बचे, संचारण हम कल कवर करेंगे, संचारण, और लगता है कल ही के चैप्टर में आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे एक बार 1 शॉट क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, तो 2 लेक्चर काफ़ी हो जाएंगे इसके लिए। चलो आप क्वेश्चन में जरूर रिवाइज कीजिए, जरूरी है आपके लिए, उसमें क्या होगा, आपका पेपर रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उसको हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। आप और हम बिल्कुल अपने हैं, तो बिल्कुल दूर नहीं है, आपके कमेंट पे हम रीड कर लेते हैं, तो जो भी आपके डाउट्स हैं उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आसपास के छात्र हैं तो बिल्कुल आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, तो उसको रिवीजन कीजिए। और आइए हम लोग बिल्कुल 1 महीने के लिए रिवीजन मानेंगे, तो उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा, एक बार सब कुछ चीज़ को हम रिकॉल कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ गुड मॉर्निंग, आपका सुबह हो गया, अभी तो क्लास भी सुबह शुरू करना है। देखिए चलिए, तो ये आपके लिए हर रात जागना पड़ता है। अब आपके सर डाउट्स होंगे, सर ये क्या आपने नया घड़ी कहाँ से लाया, तो चलो ये दीदी, किसी दीदी ने आपके गिफ्ट दिया हमको। चलो अब दीदी कौन है क्या है, अब कभी आपसे मुलाकात करा दिया जाएगा, ठीक है। चलो शुक्रिया।